अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती ज़वाबतकार के तहत पानामा लीक्स पर कमीशन बनाने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे सियासी बहरान मजीद पेचीदा हो गया है। चीफ जस्टिस ने वजारत कानून के नाम खत में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हुकूमत अपने खत में ये वाज़ेह करने में नाकाम रही है कि किसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पानामा लीक्स पर कमीशन बनाना है तो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के मुताबिक न सिर्फ नई कानून साजी की जरूरत है बल्कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर TORs तय करने चाहिए। बज़ाहिर चीफ जस्टिस का खत अपोजिशन के मौक़िफ़ की जीत है, जिनका यह एतराज़ था कि हुकूमती TORs इतने मुबहम हैं कि उन पर अमल दरामद करने में साल लग जाएंगे। क्या अब हुकूमत को समझ नहीं जाना चाहिए कि पानामा लीक्स की तहकीकात पे टाल मटोल से काम लेने का कोई फायदा नहीं, बल्कि इसे जितना लटकाया जाएगा नुकसान हुकूमत और बिलाखिर जमहूरियत को ही होगा। चीफ जस्टिस से पहले आर्मी चीफ भी पानामा लीक्स पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और CPAC मंसूबे पर पेशरफ्त को नुकसान ना पहुंचे। वज़ीर आज़म इसके बाद पार्लियामेंट जाने को तो तैयार हो गए, मगर बददस्तूर ऑपोजिशन को लाल झंडे दिखाते रहे कि वो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के सवालात का जवाब नहीं देंगे। वो पार्लियामेंट को जवाब दे, नहीं ऑपोजिशन उनसे सवाल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की बात होगी और कमीशन में कमीशन की। लेकिन वजीर आजम साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाने को तैयार ही नहीं। क्या ही अच्छा हो कि आप पानामा लीक्स के जवाबात पार्लियामेंट में ही देकर कौम को इस बहरान की बंदगली से निकाल लें। आखिर क्यों वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को जवाब देने से इनकारी हैं? क्या जमहूरियत में हुक्मरान ऑपोजिशन और आवाम को जवाबदेह नहीं होते? यहाँ न्यूजीलैंड का किस्सा हमें याद आ गया, जहाँ पनामा लीक्स पर बहस के दौरान स्पीकर ने बात मानने पर इनकार से उन्हें पार्लियामेंट से निकाल दिया। ये होती है जमहूरी इक़्तिदार और पार्लियामेंट का वक़ार, जिनको हमारे हुक्मरान अपनाने को तैयार ही नहीं। वैसे वज़ीर आज़म और उनका खानदान एक लिहाज से तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि वो एक ऐसी कौम के हुक्मरान हैं जो सोई हुई है, वरना उनका भी वही हाल होता जो आइसलैंड और बरतानिया वगैरह में हुक्मरानों का होता है, जहाँ के लोगों की आंखें और दिमाग खुले हुए हैं। हमारी कौम ने तो बाहर निकलकर हुक्मरानों से ये पूछने की जहमत भी नहीं की कि आखिर इन ऑफशोर कंपनीज का पैसा आया कहाँ से। आखिर हमारी कौम में ये शऊर कब नजर आएगा? इस पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर से तनाव का शिकार हो चुके हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने आखिर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका की जानिब से F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए फंडिंग के लिए लगाई जाने वाली जो शराइत है, इसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता 3 माह से तनाव का शिकार हैं। याद रहे कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को ये F-16 तैयारे इमदादी कीमत के साथ बेचने पर राजी थी, मगर भारतीय लॉबी के असर रसूख और प्रोपेगेंडे के बाद अमरीकी कांग्रेस ने इस मद में दी जाने वाली इमदाद रोक ली है। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के अहम अरकान पाकिस्तान को फौजी इमदाद देने के हक में नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई न करने और उसामा बिन लादेन की हलाकत में मदद फराहम करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा न करने पर कांग्रेस के अहम अरकान पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जबकि पठानकोट हमले के बाद भारतीय लॉबी ने तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर फेंक कर इसे बदनाम किया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दफ्तर खारिजा क्या कर रहा है? वो क्यों आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने में नाकाम है? हम आज अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, जफर हिलाली साहब कराची में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब, आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। अभी कल वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब जल्द अज जल्द जो है वो कमीशन बना दें, लेकिन ये दिली ख्वाहिश उनकी अपनी मर्जी के TORs बनाकर पूरी नहीं हो सकती थी। क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत पहले ही ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs को तय कर लेती, हुकूमत और ऑपोजिशन का कंसेंसस होता, चीफ जस्टिस को ये एतराज ना होते जो उन्होंने आज उठाए हैं और कमीशन अपना काम शुरू करता। बहुत शुक्रिया शाजिया। अगर आप इन तमाम सफ़र को देखें, जिस दिन से पनामा लीक्स आए और आज तक का सफ़र जो है, उसके अंदर अपोजिशन का क्या किरदार रहा और हुकूमत का क्या किरदार रहा। हम पहले दिन से अपोजिशन जो थी किसी एक डिमांड के ऊपर मुत्तफिक नहीं थी। पहले वो कोई नैब की बात कर रहा था, कोई FIA की बात कर रहा था, किसी ने कमीशन की बात की, किसी ने कहा कि हम ये कमीशन रिटायर्ड जज के, हालांकि रिटायर्ड जज और सर्विंग जज के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों काबिल एहतराम होते हैं और पर्सन्स ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं,
बहरहाल वो उसके बाद उन्होंने कहा सर्विंग चीफ जस्टिस के तहत होना चाहिए। फिर हमने वो उसको ताखीर से बचाने के लिए हुकूमत ने अपने TORs भेज दिए। उन TORs के ऊपर अपोजिशन ने कोई नक्श नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने TOR दे दिए और इसके ऊपर जब अपने TOR दे दिए नक्श निकाला, राणा साहब क्यों नक्श ने निकाला? राणा साहब ऑपोजिशन ने तो हुकूमत के TORs को माना ही नहीं, नकाइश से उन्होंने निकाले। उन्होंने कहा कि जिस आपके TORs में उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। किसी का बाई नेम हुकूमत जो भी कार्रवाई करती है वो किसी को बाई नेम किसी इंडिविजुअल के नहीं करती है, एक पॉलिसी के तहत करती है और उस पॉलिसी के अंदर जितने लोग भी आएंगे वो सब एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ऑपोजिशन तो यही चाहती है कि मियां नवाज शरीफ स्पेसिफिक TOR बने और जो भी कानून साजी या कानून हुकूमत या पैमाना तय करती है वो कौम के लिए होता है, अवाम के लिए होता है, किसी एक शख्स के लिए नहीं होता। यही बात मैं कह रहा था कि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं था। इन्होंने कहा, आधी कहते थे कि जी वजीर आजम से इस्तीफा लेना है, आधे कहते थे नहीं लेना। और अभी आपने देखा कि जो चैंपियन है सारे कारोबार के वो इमरान खान, उन्होंने जाके वहां कहा कि अब हम कमीशन भी नहीं चाह रहे, अब हम चाह रहे हैं नैब के पास आ जाए। ये तो ऑफर हमने बहुत पहले कर दी थी कि नैब और FIA आप नाम लें, आप किस ऑफिसर के ऊपर आपका इत्तेफाक है। कमीशन का काम लटक जाएगा। मेरी बात सुने राणा साहब, खान साहब ने जो बात की, चीफ जस्टिस साहब ने भी वो बात की कि जो जिन TORs पर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे वो तो चीफ जस्टिस ने भी कहा साल लग जाएंगे। खान साहब ने भी ये बात की कि कमीशन पर काम करते करते इन्वेस्टिगेशन करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्या ही अच्छा हो कि नैब के जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली। ये बात सिर्फ खान साहब ने नहीं की, चीफ जस्टिस साहब ने भी की है ये बात। अगर ऐसा है तो फिर आज ये लोग बैठ जाएं, अपनी रिवाइज करें। आज चीफ जस्टिस साहब देखें बड़ा कितना अच्छा हो गया कि अगर आज मियां साहब आ जाते और वहां पे कोई तकरीर करते और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का ये लेटर जारी हो जाता जिसका शायद हुकूमत को इल्म था और इसी वजह से जुमे का दिन जो था उसको आगे ले जाया गया कि ताकि जो अब बैठ के अपोजिशन भी फैसला कर ले वो क्या चाहती है। हुकूमत तैयार है निगोशिएशन के लिए और उसके ऊपर जो हमें तो कोई एतराज नहीं है, कभी भी हुकूमत ने नहीं कहा कि हम बात नहीं करना चाहते। अपोजिशन को जल्दी बहुत थी और अब जी ठीक है समीर साहब, ये निगोशिएशन पहले भी हो सकती थी। क्या ही अच्छा होता हुकूमत पहले इन लोगों के साथ बैठ जाती, TORs पर दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत का कंसेंसस हो जाता और आज चीफ जस्टिस को ये बयान ना देना पड़ता कि हमें कमीशन बनाने पर एतराज है, जो भी उन्होंने नकायस प्रॉब्लम्स उठाए हैं इन सारे TORs में। तो आपको नहीं लगता हुकूमत अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद ही पैदा कर रही है, खुद ही मसाइल में घिर रही है हुकूमत? शाजिया, इस मामले को समझने के लिए ना थोड़ा सा मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने 2 काम किए हैं। एक तो उन्होंने जो कमीशन के लिए वज़ीर आज़म खत लिखा था उसका जवाब दिया, दूसरा उन्होंने एक और जगह पर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जनाब यहाँ पर इदारे दिवालिया हो चुके हैं, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आता हूँ जो असल इशू है। देखिए, ये कोई अपोजिशन और हुकूमत का इशू नहीं था। अगर इस मुल्क में इन्होंने इदारे बनाए होते, कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम होता, तो वो जो जिस वक्त ये खबर आई थी पनामा लीक्स में, तो उसी वक्त वो इदारे हरकत में आते, पर्चे दर्ज होते और लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर ये अपना खेल बना लिया। इसमें पीपल्स पार्टी बड़ा लीड रोल लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नून लीग के साथ ही जाएगी। मैं आपसे ये पूछता हूं शाजिया, अगर वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में जाते हैं, जाके ये कह देते हैं कि जनाब ये था, तो क्या वो मामला खत्म हो गया? ये फाइनेंशियल बंगलिंग का मामला है, ये पार्लियामेंट कोई अदालत नहीं है, कोई करने वाली इदारा नहीं है। ये इन्होंने एक कौम को एक गलत राह पे लगाने के लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जी पार्लियामेंट में आए। नहीं, तहकीकाती इदारे उनके खिलाफ तहकीकात करें और उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में उनका मुकदमा चलना चाहिए। ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ना, इस वक्त सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, और अगर कोई इसमें से जो हमारे मेहमान हैं वो बात कर सकें कि इस वक्त सवाल ये है कि पाकिस्तान में अब क्या होगा। इदारे दिवालिया हो चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। और ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सब पर इल्जाम है, ये एक दूसरे के धूल उड़ा रहे हैं ताकि किसी की भी तहकीकात ना हो सके। ये पार्लियामेंट में आए, प्राइम मिनिस्टर बयान दें, इससे मामला खत्म कैसे होगा? ये दुनिया में ये तो ऐसे ही है कि कोई आदमी कहीं कत्ल करे और उसके बाद पार्लियामेंटेरियन हो जाके बयान दे दे और दूसरे पार्लियामेंटेरियन कहे नहीं अब हम मुतमईन हो गए तो वो मामला खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ये पार्लियामेंट इसका इख्तियार ही नहीं रखती। चीफ जस्टिस साहब ने जो ये कहा, पाकिस्तान के इदारों के लिए ये सवाल है शाजिया कि आगे कैसे मूव किया जाए, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनने ही नहीं दिया।
चले मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात कि आखिर ऑपोजिशन को जवाब देने को प्राइम मिनिस्टर साहब तैयार क्यों नहीं, क्यों ऑपोजिशन का सवालों का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर इलाली साहब, आर्मी चीफ ने भी इस पर बड़ा स्ट्रांगली कंसर्न शो किया है कि इस पनामा लीक्स का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। हमारा मुल्क, हम लोग इस बात के मुताबिल नहीं हो सके कि दाखिली सतह पर जो मसाइल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के दरमियान जो कशमकश चल रही है, हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में आखिर आने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपोजिशन से बात करने को वो तैयार नहीं है। देखिए, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था ब्रेक के पहले, आपने कहा कि हम आके ये पूछेंगे कि क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? जाहिर है उनको पता है कि जो जवाब देंगे वो एक्सपोज हो जाएगा, जाहिर है। इसलिए कि इस केस के बारे में, माफ करिए, सब लोग, कोर्ट्स इंक्लूडेड, कौन है जो जिसको नहीं पता है कि कौन से फ्लैट्स हैं, कब लिए गए, कितने को लिए गए, किधर उनकी लोकेशन है, किधर उनको मॉर्टगेज किया, कितने के लिए मॉर्टगेज किया, क्या ब्रिटिश कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि वो मॉर्टगेज पेमेंट के इनको जब्त करो इसलिए कि वो मॉर्टगेज पेमेंट की क्या कहते हैं वो किस्तें नहीं दिए गए, और फिर वो $32 मिलियन पे किया। मुझे ये बताएं कि बिटवीन 93 एंड 2000 किसको नहीं पता है, जब एक कोर्ट रूलिंग आई है यूके में कि दो कंपनीज नीलसन और नेस्कॉल के नाम पे जो ये नवाज शरीफ साहब मालिक हैं और शरीफ मालिक हैं, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी था। तो क्या है, मैं तो हैरान हो गया हूं कि कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। भाई क्यों नहीं लिया? पूरा मुल्क, पूरा दुनिया आप पे देख के हंस रहा है। वो देख के कह रहा है कि एक आदमी तो इस्तीफा दे के दूसरे दिन वो आइसलैंड का चले गया, कैमरॉन दूसरे दिन इतना ठंडा लेके आके कहने लगा दीज आर माय टैक्स रिटर्न्स, और 1.5 महीने के बाद अभी तक हमको पता ही नहीं है कौन सा इदारा इसको इन्वेस्ट करेगा। और जो सबसे बड़ा इदारा है मुल्क में, द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है, वापस कर दिया है इस केस को, जाके गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को कहा है कि तुम जाके समझौता करो। कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, जो सनी इब्राहिम साहब ने कहा था बिल्कुल सही था। ये सब मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, मगर इसका नतीजा ये होगा कि पहले तो हम कहते थे कि ये सेटअप शायद चले जाए, अब तो महसूस ये हो रहा है कि ये पूरा सिस्टम चले जाएगा, इसलिए कि ये सिस्टम जो अकाउंटेबिलिटी दे नहीं सकता है, व्हाई शुड इट कंटिन्यू? माने आप सोचिए, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पब्लिक, नैब, मिलिट्री, कोई नहीं है जो कह सकता है कि भाई लेट अस रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली, जब सबको पता है एक्चुअल केस क्या है, हो क्या रहा है इस मुल्क में, हो क्या रहा है। मैं आई एम सॉरी, ये तो इट इज अनबिलीवेबल, और सब लोग हंस रहे हैं। मुझे आज 2 फोन कॉल्स आए, हंस के लोग कह रहे हैं भाई ये तो क्रिमिनल एंटरप्राइज तुम कहते रहते हो, और तुम फिर कहते हो कि नहीं कुछ हो जाएगा, ये सही निकलेगा। नहीं होगा, नहीं सही निकलेगा। तुम ही कह रहे थे कि नहीं होगा और नहीं सही निकलेगा, तो अब क्यों तुम समझते हो कि निकलेगा? एक नतीजा आएगा, फैसला होगा, जस्टिस आएगी, खुदा के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे मसाइल में आखिर हमारे पार्लियामेंट का क्या काम है? क्या ये मसाइल पार्लियामेंट में हल नहीं हो सकते? मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब का एक शॉर्ट सुनवाना चाहती हूं, जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ही वो जगह है, पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो तमाम मसाइल का हल यहीं पर हो सकता है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाकर ऑपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में जाकर इस मसले को हल करने को आखिर क्यों तैयार नहीं है? क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट में, कमीशन की बात कमीशन में? मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी प्लीज जरा वो वजीर आजम साहब का शॉर्ट प्ले कीजिए, फिर मैं राना साहब से बात करती हूँ। जनाब स्पीकर, इस ऐवान में बैठा हर मुअज़्ज़ज़ रुकन अवाम के वोट लेकर आया है। इस ऐवान में बैठी हर सियासी जमात अवाम का मैंडेट लेकर आई है। इस ऐवान की मजबूती में ही जमहूरियत की मजबूती है। मसाइल छोटे हैं या बड़े, उनके हल की जगह यही ऐवान है।
राणा साहब, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे? हमें वो दिन भी याद है जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे और कंटेनर वालों पार्लियामेंट में आओ, यहाँ आकर मसाइल हल करो, यहाँ आकर हमसे बात करो। तो आज अब ऑपोजिशन कह रही है कि आए हमसे बात करें। ऑपोजिशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वजीर आजम साहब आए, हमारे सवालों के जवाब दें। अगर हम मुतमईन हो जाते हैं तो किसी किस्म की हो सकता है कमीशन बनाने की जरूरत ही पेश ना आए। तो वजीर आजम साहब जो पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम इदारा कह रहे हैं कि यही मसाइल के हल की जगह है, तो आज खुद वहां क्यों नहीं जाना चाहते वो? देखें, आपने आज अपने अभी तक की जो गुफ्तगू है, कोई 1 दर्जन मरतबा कहा कि वो आके बात नहीं करना चाहते, वो आना नहीं चाहते। ये आपको किसने कह दिया? वो आ रहे हैं और उनकी तकरीर होगी, वो अपना पूरा केस बयान करेंगे। उसके बाद जो कमी रह जाएगी तो वो अपनी करके चले जाएंगे ना। तकरीर तो अपनी करके चले जाएंगे। पार्लियामेंट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं है, ऑपोजिशन बैठी है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों से बात करें। अकेले पार्लियामेंट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं है। आपने पार्लियामेंट की पिछले चंद दिनों की कार्रवाई देखी है? उस कार्रवाई के अंदर ऑपोजिशन ने हर वो बात कर दी है जो बात करना चाहते थे, और हुकूमत ने उसको नोट किया है और गवर्नमेंट उसका इंशाल्लाह वजीर आज़म जवाब देंगे। मेरा ख्याल है कि हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और हम शायद पहले से ही ऐसे शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये बहस हम मंडे की शाम के लिए भी रख सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जवाब देंगे? राणा साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जवाब देंगे जब वो कह चुके हैं कि ऑपोजिशन मुझसे जवाब नहीं मांग सकती, सवाल नहीं कर सकती? बिल्कुल, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देंगे? उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कह सकता हूं जैसे आप कह रही हैं कि वो नहीं देंगे। मैं बिल्कुल इस पे यकीन रखता हूं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आए और एक सेटिस्फैक्ट्री बात ना करें। उनकी ज़ात के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम पनामा लीक्स में लगा नहीं है। तो अगर पाकिस्तान इस तरह बनाना रिपब्लिक है, और ये माशाल्लाह के दौर में भी हमारा एहतसाब हो चुका, वज़ीर आज़म का एहतसाब हो चुका, उस वक्त तो इन्हीं वज़ीर आज़म के लिए जो इसी तरह के डिक्टेटर्स जो थे, जो जिनको सपोर्ट थी कि वो एक जाली केस के अंदर फांसी की सज़ा देने को तैयार थे, तो वो अगर उनको तो ये पनामा लीक से पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। फ्लैट तो उस वक्त भी शायद थे। तो ये अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो किसी निजाम के तहत जाना है, किसी कानून के तहत जाना है। अगर नई कानून साजी की जरूरत है तो भले उसको नहीं। राणा साहब, हमें 20 साल पहले की प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, 20 साल पहले के ऑपोजिशन लीडर थे, उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में इल्जामात पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाए थे। आसिफ अली जरदारी साहब पर उन्होंने इल्जामात लगाए थे और कह रहे थे कि इन इल्जामात का जवाब दिया जाए। बहुत सारे इल्जामात लगाए थे और ये कह रहे थे कि हम कोई महाजराई नहीं कर रहे, हम जो आपसे बातें कर रहे हैं हम इनका जवाब चाहते हैं। तो आज भी तो ऑपोजिशन को हक है आप लोगों से जवाब मांगने का। आज हमारे साथ यही हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर पर आज के प्राइम मिनिस्टर इल्जामात लगा सकते हैं, तो यही कहें कि दुनिया जो है वो वाकई मकाफात अमल है। फिर बिल्कुल जवाब आएगा। आज हमारे ऊपर ऑपोजिशन वहीं पे खड़ी होकर इल्जाम लगा रही है, हम वहीं पे खड़े होकर जवाब देंगे। आप मुतमिन रहें, इंशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री जवाब आएंगे। देखें, आप फौरन चले जाते हैं आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को 10 साल से अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था, उसके मासूम बच्चों को जहाज पे चढ़ा दिया गया था, उनके बच्चों के बाप को फांसी की सजा दी गई थी एक झूठे केस के अंदर, उनको ओवरसीज पाकिस्तानी बना दिया गया था। केस यार, चलिए उन लोगों में इतनी तो इखलाकी जुर्रत है, रिजाइन कर दें, उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, इतनी तो इनमें इखलाकी जुर्रत है। समी इब्राहिम साहब, क्या ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं हो सकता? देखिए, ये पार्लियामेंट का मसला नहीं है शाजिया, ये कोर्ट ऑफ लॉ में हल होने वाला मसला था। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। अब ये देखें, ये अभी मैं राणा साहब की बात सुन रहा था, ये क्या कह रहे हैं करता हूं। ये देखें, राणा साहब आपकी क़यादत ने ये कहा, ये शहबाज शरीफ साहब के जलसे, नवाज शरीफ साहब के जलसे के मैं आसिफ जरदारी के पेट से माल लेके आऊंगा, मैं लुटी हुई दौलत लेके आऊंगा, लेकिन वो मुकमुका हो गया। अब इसी तरह के बयानात पीपल्स पार्टी वाले भी दे रहे हैं, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब वो पैसे लेके वापस आए, ना ये लेके पैसे वापस आएंगे पीपल्स पार्टी वाले इनके, क्योंकि ये आपस में दोनों सारे ये मिले हुए हैं। और जैसे अभी लाली साहब ने कहा ना, आप मुझे ये बताएं, इन सब पर इल्जामात हैं और ये फैसला करेंगे कि कौन किस पे खिलाफ इल्ज़ाम है, क्या तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल सी बात है शाजिया, बड़े अफसोसनाक ये बात है कि किस तरीके से ये जो अभी कह रहे थे ना राणा साहब के, क्या ये बनाना रिपब्लिक है,
इस गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ने इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया है। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, पनामा लीक के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि मुझसे अकाउंटेबिलिटी जो मांगी जा रही है ये तरक्की का रास्ता रोका जा रहा है। ऑपोजिशन सिर्फ मुझ स्पेसिफिक करा ये कह रहे हैं। वो अगर वो साफ है तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो तो यही तो शोर मचाया हुआ है पिछले 5 दिनों से। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कोई मुकमका नहीं हुआ। आप अलीम खान के ऊपर मैं बताता हूं आपका अरब रुपए के फ्रॉड राणा साहब, अगर मुकमका नहीं हुआ तो क्या हुआ? राणा साहब आपने ये कहा कि जहाज पे हमारे किसी ने बेदखली नहीं की और पीपल्स पार्टी के साथ किसी ने बेदखली नहीं की। आप माफी मांग के हाथ जोड़ के 85 बैग लेके खुद यहां से गए हैं, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं भिजवाया। और दूसरी बात यह है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। 10 साल जब तक वो बाहर रहे, मुशर्रफ ने सारे मुकदमे खत्म कर दिए। ये तो आप कौम को गलत बात बताते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी हुई। आपकी तो अकाउंटेबिलिटी हुई। बात आप अलीम खान की कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है, गवर्नमेंट आपकी, अलीम खान के खिलाफ करते क्यों नहीं कुछ? अगर आप लोगों को अलीम खान के खिलाफ हुआ है उसके उस करें। अलीम खान को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि एफआईए उसको गिरफ्तार ना करे। 1 अरब 10 करोड़ का उसके ऊपर फ्रॉड का केस साबित हो चुका है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिला हुआ है उसको, उसे स्टे क्यों लिया है? हाँ, एक चीज बता दें, कौन सा चीज है जो हमें पता नहीं है? नहीं, ये बता दें ना कौन सा चीज है, वो घर किधर है, उनका एड्रेस, उनकी कीमत पर बात आती है। कमाल है। आप लोग सबको पता है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन जो हम जवाब नहीं दे सकते, आप कहते हैं जवाब दो। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, अपने दाग धोने के लिए दूसरों के पीछे छुपा नहीं जा सकता, इतना दाग धुल नहीं सकते। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, वक्त तक वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जफर इलाही साहब, आपकी तरफ आती हूँ। चीफ जस्टिस के बयान के बाद आप समझते हैं वापस जो बॉल है वो सियासतदानों की हुकूमत के कोर्ट में चला गया, वो हुकूमत पर, मुनसिर हुकूमत पर डिपेंड करे कि अपोजिशन को साथ लेकर बैठती है, या मजीद क्या ऑप्शन बच जाते हैं हुकूमत के पास? देखिए, ये नूरा कुश्ती चलेगा शाजिया, ये कोई एग्रीमेंट पे नहीं आएंगे, नूरा कुश्ती आएगा, ऐसा ही मामला चलता रहेगा। शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया चीफ जस्टिस के बयान के बाद के वाकई हुकूमत तहकीकात से बचना चाहती है, जिस तरह के TOR हुकूमत ने बनाए, इसमें तो वाकई तहकीकात में साल लग जाएंगे? देखिए जी, कॉमन सेंस की बात थी, ये तो आम लोग भी समझ गए कि 1947 से तो 2000 साल चाहिए। ये 300-400 बंदे हैं, इसमें से 30-40 सिलेक्ट करने हैं और ट्रायल करने, और वजीर आजम सबसे पहले अपना नाम रखें, उसके बाद अपोजिशन के बच्चों का रखें और ट्रायल करें जी। जो इसमें आ गया उसको ट्रायल करें। और TOR वो कह रहे थे मिलकर बनाएंगे, पहले उन्होंने हमारे TOR पढ़े ही नहीं और रिजेक्ट कर दिए, और इधर से भी ऐसे ही रिस्पांस हुआ क्योंकि उन्होंने खुद बराह रास्त भेज दिए। तो हालात तो खराब हो रहे हैं और उसको संभालना उनका फराइज में शामिल है। हालात रोज बरोज उनके बस से निकल रहे हैं। एक स्कैंडलस गवर्नमेंट, एक मॉरली बैंकक्रप्ट, एक मॉरली डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट, हाउ कैन दे रन द कंट्री? ठीक है, आप समझते हैं कि मामला पार्लियामेंट में ही हल होने वाला है या पार्लियामेंट से बाहर हल किया जाए? क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रही है आप पार्लियामेंट में आए, हमारे सवालों के जवाब देकर हमें मुतमईन करें, हो सकता है कमीशन बनाने की जरूरत ही पेश ना आए। देखें जी, लोग गोली दे के बात करते हैं, मैं स्टेट में बात करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने अपना ज़हन खोल के रख दिया। 3 दफा उन्होंने कौम से खिताब किया है, 5 जलसे किए हैं, 3 दफा जहाज में से खिताब किया। उन्होंने कहा असेंबली में असेंबली की तकरीर करूंगा और जुडिशल कमीशन में कमीशन की करूंगा। इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर कुछ तो होके रहेगा। सही, आप आने वाले दिनों के बारे में अक्सर पेशन गोइयां करते रहते हैं, तो इस इतने बड़े स्कैंडल के बाद जब हुकूमत भी इसमें टाल मटोल से काम ले रही है, आने वाले दिनों में आपको सियासत किस मोड़ पर जाती हुई दिखाई दे रही है शेख साहब? मैं जी मंडे से सियासत शुरू होती देख रहा हूँ। मैंने कहा था मार्च अप्रैल से काउंटडाउन होगा और 15-16 तारीख से सीरियस हो जाएगा। 2 महीने ले ले, 3 महीने ले ले, 1 महीना ले ले, जाना है इन्होंने।
ये पनामा लीक से बच नहीं सकते और मुमकिन है ये रहमत बन जाए पनामा लीक्स और अपोजिशन और सरकार में जितने करप्ट फैमिली हैं उनका कला कमा हो जाए और अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हो। तो आपका कहने का सही, तो आपका कहने का मतलब है कि पनामा लीक्स की वजह से हो सकता है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, ये मतलब है आपका? मुझे कोई शक नहीं है, अगर ये अड़ी करेंगे तो नहीं पूरी कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। जी ज़फ़र हिलाली साहब, आप इससे पहले बात कर रहे थे, शेख साहब की भी आपने सुनी, क्या सियासत इसी रुख में जाती हुई दिखाई दे रही है कि पनामा लीक्स की वजह से हुकूमत हो सकता है अपनी मुद्दत ही पूरी ना कर सके? क्या हालात इस नहज तक भी पहुंच सकते हैं? मेरे ख्याल में शाजिया, अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो फिर तो ऐसा लगेगा कि हम सब जो हैं हर कानून को तोड़ ताड़ के हम कहेंगे भाई हम भी इधर, कोई हमें कुछ मत करो, हमें छुओ नहीं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ क्राइम? माने आपने क्राइम कमिट किया है, आपने एक लॉ को ब्रेक किया है, आप उसका देयर इज नो रिएक्शन, उससे कुछ हो नहीं सकता। माने ये सही है बात जो कहते हैं कि यू कैन गेट अवे विद मर्डर इन पाकिस्तान? क्या सही है बात कि हम एक्चुअली अपने आप को हम फॉर्मली दुनिया के सामने डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, हम एक स्टेट नहीं है? तो अगर हमारे सरबराह ऐसे चीजें कहें तो कोई बात नहीं, हम लोग ये कुछ खास बात इसके बारे में नहीं समझते। अगर वो ही निकला, माने जरदारी साहब खुदा जाने किस तरीके से 5 साल निकाले, पहले हमें पता चला किस तरीके से निकाले और उनके बारे में क्या क्या और क्या नहीं कहा। अगर ये भी हुआ तो मेरे ख्याल में वाकई द नेक्स्ट पर्सन हु कम्स वो शायद पता नहीं अंडरवर्ल्ड से आएगा और कहेगा यार ये तो जबरदस्त है, ये तो वोट भी लो लोगों का, उनकी तारीफ भी लो, लूटो और कुछ नहीं होगा। दिस इज द सिचुएशन। सही। समी साहब, योर एनालिसिस, क्या हालात वाकई इस नहज तक पहुंच सकते हैं जो बात शेख साहब कर रहे थे? देखें, जो शेख साहब ने बात कही ना, अब अगर ये TOR ऐसे बना देते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हो जाती है तो उसमें भी वो जाते हैं, इसलिए कि इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं। जैसे हिलाली साहब ने कहा, मैंने सारे गोशवारे देखे हैं, इनके कोई टैक्स रिटर्न मैच नहीं करते, इनकी इनकम मैच नहीं करती उस दौलत से जिस दौलत से वो फ्लैट्स खरीदे गए। और अभी ये सिर्फ चंद फ्लैट्स की बात नहीं है, अभी तो बहुत सारी और भी ऑफशोर कंपनीज हैं। तो ये बेसिकली इनकी मिसाल वैसे ही है जैसे वो जिम्मेदार की 2 बेटियां थी, उसने आके ये कहा यहाँ टांडे वाली कोई नहीं थी, यहाँ पांडे वाली कोई नहीं। तो इसलिए ये इनकी ख्वाहिश ही होगी कि हमें शहीद कर दिया जाए। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट जो इस दफ़ा जो फौज है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मार्शल लगाने के चक्कर में है, ये इस मूड में है। आज 3 साल से ये हुकूमत कायम है, आपका मीडिया आजाद है, आपके इदारे सुप्रीम कोर्ट आजाद है, आपके सारे इदारे आजाद हैं। इन 3 साल के अंदर अरबों रुपए की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल गए। कोई एक इल्जाम लगा हमारी हुकूमत के ऊपर? टोटल इल्जाम है, 25 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। कोई 20-25 साल पुरानी एक आप तो एडवोकेट जनरल पंजाब जाके कोर्ट में ये कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हम इसकी डिटेल नहीं दे सकते। आपने मेट्रो में ऑरेंज ट्रेन में जिस तरीके से पैसे बनाए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं आप होने दे रहे। और खुद चीफ जस्टिस कहता है कि हर इदारा तबाह हो गया है, दिवालिया हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा बैंकरप्ट है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि चंद लोग काबज हो गए हैं मुल्की रिसोर्सेज पर, जमहूरियत के नाम पर, और तबाही बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, देखें बात यह है, अगर तबाही बर्बादी हो रही है तो ऑपोजिशन क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ये अच्छा ठीक है राना साहब, ऑपोजिशन आपके साथ है, ऑपोजिशन इमरान खान हमारे साथ है, उसके जो बड़े बड़े वकील हैं हमारे साथ हैं, और सब आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ उनको भी फायदा है, वो भी चाहते हैं कि ऐसा करप्ट सिस्टम चलते रहे। जी, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी बड़ा गेम खेल रही है असल में। जिस तरह ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब देते थे ना, बड़े बड़े कहते थे कि हम पेट से पैसे निकालेंगे, इनको लेके आएंगे, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर आप लोग सियासी बयान, दे विल नेवर आस्क कि आप रिजाइन करें, दे विल नेवर आस्क। अगर आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को एक कसाई का बयान समझते हैं, राना साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे पॉलिटिकली राना साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ऑपोजिशन की TORs का पहला पॉइंट कि वजीर आजम सबसे पहले खुद को और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करें। क्या जब आप लोग मिलकर बैठेंगे, जाहिर है हुकूमत को बैठना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ बैठकर कंसेंसस करे TORs पर, फिर देखा जाएगा कि कमीशन कैसे बनेगा।
तो आप लोगों के लिए टीआरएस का ये पहला पॉइंट काबिल कबूल है? क्या वजीर आजम ये ऐलान करेंगे कि जी मैं अपने आप को और अपने खानदान को सबसे पहले एहतसाब के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करता हूं, आए आके हमारा एहतसाब करें? अगर आपको यही नहीं पता कि ये बात वो कह चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्होंने कहा कि गो मेरे बेटे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते, वो भी आएंगे। अगर तो वो ये कह चुके हैं, ठीक है, मैं मान गई आपकी बात। अगर तो ये कह चुके हैं तो फिर ऑपोजिशन के हमारा भी एक पहला सवाल है। ऑपोजिशन के टीआरएस को तो पहला पॉइंट ही है, यही मैं सुनना चाह रही थी आपके मुंह से। बिल्कुल, आप मेरी बात सुने। अगर वज़ीर आज़म साहब ये बात कह चुके हैं तो आप लोगों को ऑपोजिशन के टीआरएस काबिल कबूल क्यों नहीं है फिर? देखें जी, पहला सवाल आपने पूछा, आपके 7 सवाल हैं, आप बताएं, मेरे से जवाब ले लें। हमारा भी पहला सवाल है कि क्या वजीर आजम का नाम है पनामा लीक्स में? जवाब दें। वजीर आजम साहब के बच्चों का तो है ना, वजीर आजम साहब के बच्चों को तो है ना, ये मैं वजीर आजम का पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ कि वजीर आजम साहब के बच्चों का तो नाम है ना। मैं वजीर आजम का पूछ रहा हूँ, मैं वजीर आजम का पूछ रहा हूँ, बच्चों का, जो जवान बच्चे हो जाते हैं, अगर आपने लिंक करना है कि पैसे वजीर आजम ने दिए तो फिर बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो टॉक शोज में जाकर बहुत कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिफेंड करें, अपना जो जाहिर है आप लोगों का हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आके आपकी हुकूमत की पॉलिसी होगी, कोई पॉलिसी जाहिर बनाई होगी कि इस इशू के साथ आप लोगों ने टॉक शोज में जाकर कैसे खेलना है। बिल्कुल आपका राइट है, आप बात सुनते हैं, हम आपकी बात जो है वो बस सुनते हैं, इसलिए आपको भी हमारी बात सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब आपका। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाक अमरीका ताल्लुकात एक बार फिर से तनाव का शिकार। जफर इलाली साहब, भारतीय लॉबी और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे हैं ये इमदादी कीमत पर भी नहीं मिल रहे हैं, क्या ये हमारे दफ्तर खारजा की नाकामी नहीं है? शाजिया, बड़ा आसान होगा अगर मैं कह दूं हाँ, और एक लिहाज से लोग कहते हैं कि कुछ शायद हो, मगर फ्रैंकली मेरे ख्याल में द डेक, वो जैसे कहते हैं द डेक वाज स्टैक्ड अगेंस्ट देम। देखिए, हमें समझना चाहिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है अमेरिका से किस एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे है इस वक्त। इससे लो पॉइंट तो मेरे ख्याल में बहुत कम हुआ था, मगर इट गॉट अ लिटिल बेटर। अब आप देखिए, हमारे कॉमन फ्रेंड्स कौन है? क्या हिंदुस्तान, अमेरिका के कॉमन दोस्त कौन है जी? हिंदुस्तान, इजराइल, अब्दुल्ला, बलोच लिबरेशन आर्मी, शकील अफरीदी, टीटीपी, हुसैन हक्कानी, ये क्या हमारे दोस्त हैं? ये तो सब हमारे दुश्मन हैं। और हमारे जो दोस्त हैं, मिसाल के तौर पे चीन और शायद इंशाअल्लाह रूस, क्या वो उनके दोस्त हैं, क्या उनके पोटेंशियली एडवर्सरीज हैं? और ओबामा देखिए क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में। शाहजहां, मैं तो हैरान हो गया हूं, एक ब्रीफिंग पे, ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग, वो कहता है पाकिस्तान इज, मेहरबानी से ये हमारे व्यूअर्स के लिए आप ट्रांसलेट करें, डिजास्ट्रसली डिसफंक्शनल स्टेट। माने कि मैं तो समझता हूं इससे बुरा कुछ कह ही नहीं सकता था। अब और जब वो देखें हमारे पे इंसल्ट करने, हमारे पे, ओबामा कभी रुका नहीं है। 2 दफे हिंदुस्तान गया है, पाकिस्तान आने का सोचा ही नहीं है। हिंदुस्तान स्टेट टेरर करता है कश्मीर में, ओबामा साहब कुछ नहीं करते। हिंदुस्तान को ओबामा साहब 25 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इतना फिसाइल मटेरियल हर साल दे रहे हैं, और कुछ वो 25 न्यूक्लियर वेपन्स और बना रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकन रॉ मटेरियल्स, और हमारे बारे में कहते हैं कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बड़ा डेंजरस है। हमें 8 फाइटर्स नहीं देते, उनको कमेंट लेने दें। ठीक है समी इब्राहिम साहब, भारत की तरह अमरीकी कांग्रेस पर हम उतना असर रसूख क्यों नहीं रखते? क्या अमेरिका सिर्फ इसी तरह खुश होगा कि हम हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें, हम शकील अफरीदी को रिहा कर दें, तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, वो सॉल्व हो जाएगी? देखें, हक्कानी नेटवर्क और ये जो तालिबान का फिनोमेना है, ये 2 दहाइयों से है। इन 2 दहाइयों में अगर आप देखें तो अमेरिका के ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत बुरे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हक्कानी नेटवर्क और ये जो तालिबान वाली बात है, ये इतना वजह तनाज़ा नहीं है। अभी जो हिलाली साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि दोस्त कौन है। आप देखें,
भारत का नाम लिया उन्होंने, इजराइल का नाम लिया, बलोच का नाम लिया जो लिबरेशन आर्मी है उसका नाम लिया, अब अफगानिस्तान का नाम लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, नवाज शरीफ साहब के दोस्त कौन है? ऑफ कोर्स वो जो तालिबान के खिलाफ तो ये ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे, पूरा 1 साल इन्होंने कहा कि जनाब उनसे निगोशिएशन करें। इनका कौन दोस्त है नवाज शरीफ साहब का? मोदी इनका दोस्त है, जो इनके घरों में आता है, शादी के लिए शादियों में आता है, इनकी सालगिरह पे आता है, इनके खाने खाता है। बलूचिस्तान के अंदर भी ये कहते हैं कि आप किसी को ना पकड़ें, किसी को कुछ ना कहें। तो अमेरिका के भी ये दोस्त हैं। तो बेसिकली जो एक तो जैसे इन्होंने बताया हलाली साहब ने, वो मैकेनिक्स प्ले करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप घर का चौकीदार ऐसे शख्स को बना लें जिसको आप ये समझें, बता दिया हो कि आपने चोरी करनी है, तो और घर के लोग ये समझते रहे कि ये हमें बचाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जो मालिक है जिसने चौकीदार रखा हुआ है उसको ये पता है कि ये चौकीदार चोरी करेगा। आपके जो लॉबियस्ट हैं, अगर उनको आप ये काम दे दें कि अमेरिका में जाके आपने पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, अमेरिकियों को यह कहना है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को कंटेन करें, आप पाकिस्तान की फ़ौज को रोकें, हम भारत के साथ भी ताल्लुकात बना लेंगे, हम बाकी भी सारा काम कर लेंगे, तो कैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हो सकते हैं? सजीत गांधी जो एक स्टाफर है एड रॉयस का, पिछले 4 दिन यहाँ इस्लामाबाद में रह के गया है, क्या कहते हैं उसको तारिक फातमी साहब? मैसेज किया है वाशिंगटन को कि खुदा के लिए इनके स्क्रू टाइट करें और हमारी मदद करें, वगरना हम चले जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त जो ताल्लुकात में बुरी बात है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, जफर हिलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शाज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।